अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बच्चेदानी की रसौलियों या गिल्टियों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहिबा मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और कभी-कभी महीने में 2 दफ़ा भी ब्लीडिंग होती है, और कभी-कभार ऐसे होता है कि तकरीबन 10 से 12 दिन तक ब्लीडिंग लगातार चलती रहती है। इस ब्लीडिंग की वजह से उनकी एचबी भी कभी-कभार इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि उनको ब्लड भी लगवाना पड़ जाता है। और कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कि जिनको पता लगता है कि हमारे बच्चेदानी में रसोली है, तो वो समझते हैं कि शायद हमें कैंसर हो गया है। और कुछ पेशेंट्स हैं वो जिनको अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई होती और वो चाह रहे होते हैं कि हमें प्रेगनेंसी हो, तो वो भी नाउम्मीदी की हद तक गए होते हैं और समझ रहे होते हैं कि अब हमें बच्चेदानी में रसोली है, तो इसकी वजह से अब हमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वक्तन फ़वक्तन ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। फाइब्रॉइड्स या बच्चेदानी की रसोलियाँ चाइल्ड बेयरिंग एज में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और कभी-कभार ऐसा होता है कि पेशेंट्स किसी भी और मसले से अल्ट्रासाउंड करवाता है, तो आगे से उसको पता लगता है कि मुझे बच्चेदानी में रसोलियाँ हैं, और उसको किसी भी किस्म की कोई सिम्पटम नहीं होती। और कभी-कभार ऐसा होता है कि बहुत छोटा-सा फाइब्रॉइड होता है, वो छोटी-सी रसोली होती है और बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स कॉज़ कर रही होती है। ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है कि फाइब्रॉइड्स की टाइप्स क्या हैं। अब फाइब्रॉइड्स की जो टाइप्स होती हैं उसमें कुछ इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होते हैं, वो ये होते हैं कि जो बच्चेदानी की मसल लेयर होती है उसके अंदर फाइब्रॉइड्स होते हैं। इसके अलावा जो बच्चेदानी की अंदर कैविटी है, जो सबसे अंदरूनी तह है, उसके अंदर भी फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, और वो अंदर कैविटी के अंदर भी इनग्रो कर सकते हैं। इसी तरह जो सबसे बाहर की तह होती है, जिसे सरोजा बोलते हैं, उसके अंदर भी फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। जो बच्चेदानी की कैविटी के अंदर छोटा-सा फाइब्रॉइड भी होता है, वो बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स शो करता है, जबकि बाहर वाली लेयर्स में बड़े-बड़े फाइब्रॉइड्स भी होते हैं, लेकिन वो इतनी सिम्पटम्स शो नहीं करते। और उनका जो आपकी प्रेगनेंसी है, इसके साथ भी इसका यही लिंक है। जो कैविटी के पास होगा या कैविटी के अंदर जो फाइब्रॉइड होगा, भला उसका साइज़ छोटा हो, लेकिन वो आपकी प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब कर सकता है। प्रेगनेंसी उसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो मिसकैरेज के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो बाहर की लेयर्स में फाइब्रॉइड्स हैं, उनका आपकी ब्लीडिंग या आपकी किसी भी और सिम्पटम और इनफर्टिलिटी पे इतना ज़्यादा असर नहीं होता। फाइब्रॉइड जो है वो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में इनका साइज़ बढ़ जाता है, और मेनोपॉज़ के बाद इनका साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली श्रिंक कर जाता है। कुछ जेनेटिक काजेज़ भी होते हैं फाइब्रॉइड्स के, मतलब कि अगर आप की सिस्टर, मदर या ग्रैंड मदर को फाइब्रॉइड्स हैं, तो आपको भी फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर आपको कम उम्र में पीरियड्स आना शुरू हो गए थे और अभी भी आप ओवरवेट हैं और रेड मीट ज़्यादा ले रही हैं, तो फिर भी आपको फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो अल्कोहलिक लेडीज़ होती हैं, उनको भी फाइब्रॉइड्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फाइब्रॉइड्स की सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकती हैं? बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, या ब्लीडिंग का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में और कमर में बहुत ज़्यादा पेन फ़ील होना, पेशाब का बार-बार आना या पेशाब का बिल्कुल रुक जाना, कब्ज़ का होना या पेट में गिल्टी महसूस होना। इसके अलावा या हमल बिल्कुल नहीं होगा, मतलब बांझपन हो सकता है, या अगर हमल हो गया है तो उसमें बार-बार उसका ज़ाया हो जाना, या इसके अलावा हमल की पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं। फाइब्रॉइड्स को डायग्नोज़ कैसे किया जाए? तो बहुत सारे केसेज़ में तो फाइब्रॉइड्स जो हैं वो एक्सीडेंटली डायग्नोज़ हो जाते हैं कि पेशेंट किसी और मसले से डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर आगे से उसका अल्ट्रासाउंड करता है, और आगे से पता लगता है कि उसकी बच्चेदानी में रसोलियाँ हैं। जबकि उनकी कोई भी सिम्पटम उनको शो नहीं हो रही होती। और कुछ केसेज़ में जिनमें सिम्प्टोमेटिक केसेज़ होते हैं, जैसे कि जिनमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, या प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, या फिर पेट में गिल्टी वगैरह महसूस हो रही होती है, तो ऐसी सूरत में जब पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले तो उनको एब्डोमिनली एग्जामिनेशन करती है, और उसके बाद इंटरनली भी एग्जामिनेशन किया जा सकता है। इसके अलावा उनको अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है, और कभी-कभार एमआरआई पेल्विस भी करवाया जाता है। फाइब्रॉइड्स को ट्रीट कैसे किया जाए? तो हर फाइब्रॉइड को ट्रीट करना ज़रूरी नहीं है। जो फाइब्रॉइड आपको कुछ नहीं कह रहा, तो आपने भी उसको कुछ नहीं कहना। मतलब कि अगर कोई फाइब्रॉइड सिम्प्टोमेटिक नहीं है, या उसकी वजह से आपको कोई मसला नहीं हो रहा, तो उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट इनके नंबर, साइज़, लोकेशन, या आपकी फैमिली कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। फाइब्रॉइड्स के सिम्पटम्स को रिज़ॉल्व करने के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं। इसके अलावा फाइब्रॉइड्स को श्रिंक करने के लिए मेडिसिन भी अवेलेबल है, लेकिन ऐसी कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है कि जिसकी वजह से फाइब्रॉइड्स को परमानेंटली रिज़ॉल्व किया जा सके।
तो जब तक आप मेडिसिन लेते रहेंगे तब तक इसकी सिम्टम्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं या इसके साइज़ को श्रिंक कर सकते हैं। जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ेंगे तो दोबारा साइज़ वैसे का वैसे हो जाएगा और सिम्टम्स भी दोबारा आ सकती हैं। और इसी तरह जिन पेशेंट्स को प्रेगनेंसी नहीं हो रही उन फाइब्राइड्स की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती कि जो कि कैविटी के अंदर होते हैं या कैविटी के पास होते हैं, ठीक है? तो उन फाइब्राइड्स को निकालना ज़रूरी होता है। उसके लिए आप सर्जरी भी करवा सकते हैं और उसमें एब्डोमिनली भी सर्जरी होती है और लेप्रोस्कोपिकली भी रिमूवल इसका पॉसिबल है। एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि कुछ पेशेंट समझते हैं कि ये जो बच्चेदानी की रसोलियाँ या फाइब्राइड होते हैं ये कैंसर तो नहीं है, तो ये बिल्कुल भी कैंसर नहीं है। ये एक बिनाइन ग्रोथ होती है कि जो कि आप वहीं से अगर रिमूव कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये आगे से आगे ग्रो नहीं करती। जो कैंसर होता है वो आगे से आगे ग्रो करता है, ठीक है? तो ये जहाँ पे ग्रोथ होती है वहीं पे रहती है। इसके कैंसर में तब्दील होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कुछ हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।